कि इम्प्योरिटी कहो, इम्प्योर सॉल्वेंट कहो, और या फिर कहो सॉल्यूशन। या तो मैंने कहा इम्प्योर सॉल्वेंट, इम्प्योर अपने आप हो गया, देखो इम्प्योर का मतलब क्या हुआ, आपने कुछ उसमें मिक्स कर दी। तो इम्प्योर सॉल्वेंट कहो या सॉल्यूशन कहो। तो इम्प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सॉल्वेंट पे हम कुछ चीज मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसके वेपर प्रेशर हर हमेशा कम होंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के। ये वैसे ही अभी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे क्लास के अंदर जो डिस्टर्बिंग स्टूडेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तो खुद भी पढ़ाई नहीं करते, और जो पढ़ रहे होते हैं ये उन्हें भी डिस्टर्ब करते हैं। और एक क्लास ऐसी है जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे प्योर यानी पढ़ाई करने वाले। और यहाँ पे क्या है कि प्योर के साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जो डिस्टर्बिंग स्टूडेंट है। तो किस केस में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? तो ऑब्वियस बात क्या है, सेकंड वाले में ज्यादा अच्छी होगी। सेकेंड। क्यों? हाँ, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या है, कुछ डिस्टर्बिंग देखा होगा आपने, बीच में आवाज निकालते कभी कुछ करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती ढंग से। तो एक तो खुद भी नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी क्या होगा, बीच बीच में आवाज आएगी तो डिस्टर्बेंस होगा। तो ऐसी सेम केस किसके साथ है, इम्प्योर के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका रीजनिंग टाइप में कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, व्हाई? ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि जो इम्प्योरिटी होती है, जो या जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो वेसल होता है उसके सरफेस को कवर अप कर देते हैं, सरफेस के ऊपर खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके यहाँ लग गए, इसके ऊपर खड़े हो गए। और ये एस्केपिंग जो यहाँ से हीटिंग के आ रहे थे ये इसके रास्ते में खड़े हो जाते, तो इसको बनने नहीं देते वेपर्स को। ठीक है, वेपर्स आगे बनेंगे नहीं क्योंकि बीच में खड़े हो गए, यहाँ तक जाते जाते इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर दोबारा हीटिंग करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि जो सरफेस एरिया में आ जाते हैं, विच हिंडर्ड द, जो हिंडर्ड का मतलब रोकना, ये क्या करते हैं, जो एस्केपिंग मॉलिक्यूल है इसको भी रोक देते हैं। एस्केपिंग जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं इसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से वेपर्स कम बनता है। ठीक है, तो ये होपफुली अब समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट में जाते हैं हम लॉस में। अब इसमें से राउल्स लॉ है, ये भी लॉ इंपॉर्टेंट है। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, लॉज ध्यान रखना, बहुत ध्यान से पढ़ना लॉ को, क्योंकि लॉ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लॉ के या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हेनरी लॉ हो गया आपका, राउल्स लॉ हो गए। तो जो भी चैप्टर में लॉ होंगे इससे बहुत अच्छा पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। लगभग लगभग 90% क्वेश्चन जो है लॉ से आएंगे। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे और उसको अच्छी तरह से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि जो लॉस हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्यूट, सबसे पहले हमें समझना वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। देखो, एक मैंने वर्ड अभी यूज किया था नॉन वोलेटाइल, एक मैंने यूज किया था वोलेटाइल। वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब जिसके इजिली वेपर्स बन सकते हैं, इजिली वेपर्स बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। जिसके वेपर्स बन जाएंगे आराम से उसे कहेंगे वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल होता है जिसके वेपर्स बनते ही नहीं है। ठीक है, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स नॉट फॉर्म्ड, इसके वेपर्स नहीं बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जलेबी बनाते हैं तो उसका जो पानी होता है, जलेबी में मीठा मिला के ऐसे कुछ चीज बनाते हैं। अब देखते हो कि जलेबी खत्म हो गई है और ये पानी आपके पास बचा हुआ है, तो क्या करते हैं, यहाँ से हीटिंग करते हैं स्टार्ट। इससे क्या होता है, जो वाटर है वो वाटर बाहर निकल जाता है और इसके अंदर शुगर रह जाता है केवल सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि इसके वेपर्स बनते ही नहीं है। तो जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे वो उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, जिसके वेपर्स नहीं बन रहे, और जिसके वेपर्स तुरंत बन जाते हैं उसे कहेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो राल्स लॉ ने दोनों के लिए दिया था, वोलेटाइल के लिए भी और नॉन वोलेटाइल के लिए भी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट पे। ठीक है, तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब समझ में आ गया। वोलेटाइल का मतलब जिसके इजिली वेपर्स बन सकते हैं, और नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसके इजिली जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे सॉल्यूट के। ठीक है, तो उसे कहेंगे नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब वेपर्स, नॉन मतलब नॉट, यानी नहीं बन रहे वोलेटाइल। ठीक है, वेपर्स नहीं बनते। तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत बार आएगा अब आगे। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल का मतलब वेपर्स है, नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं। आप हीटिंग कर दो कितना भी, लेकिन उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वो हो गया नॉन वोलेटाइल। अब मैं इस लॉ को समझा रहा हूं, देखो लॉ को बहुत इजी लैंग्वेज में समझना आप लोग।
आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो इसे। लॉ फॉर, पहले आपको समझा देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आप इसी को लैंग्वेज में बना दो, वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, अब मैंने कहा आपको कि सपोज करो एक वेसल ले लिया, इसमें मैंने रखा ए और बी, दो कंपाउंड से ये बना दिया। ठीक है, इसमें दोनों चीज मिक्स कर दी मैंने, ए और बी को। अब मैंने हीटिंग करेंगे तो वेपर्स बनेंगे। सपोज करो पार्शियल प्रेशर ए का पी ए है और पार्शियल प्रेशर बी का पी बी है। ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा और इसका जो एक है, ए का पार्शियल प्रेशर तो पी ए हो गया और इसका मोल फ्रैक्शन हो गया एक्स ए। बी होता है, बी का पार्शियल प्रेशर हो गया पी बी, पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बताया था, और इसका मोल फ्रैक्शन हो गया एक्स बी। तो वो कहता है कि जो ए जितना प्रेशर लगा रहा, पार्शियल प्रेशर मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए इंडिविजुअल गैस या इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है, इन सॉल्यूशन, उसे कहते हैं उसका पार्शियल प्रेशर। तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? जरा बताओ मुझे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? रिप्लाई करो मुझे, जरा बताओ, डायरेक्टली या इनवर्सली? हाँ, वेरी गुड ऋषभ, श्रुति और अभिषेक, तनिष्का, वेरी गुड, विनीत, बिल्कुल सही आंसर है। बस इसी को स्टेटमेंट में बदल दो, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा ना। आप अगर किसी चीज को समझ के करते हो तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और आप समझोगे नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज होती है कि किसी चीज को अच्छी तरीके से समझो। अब देखो कैसे, जैसे मैंने कहा अभी आपको, और यही स्टेटमेंट किसने बोला? रावल्स ने बोला। रावल्स साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रावल्स लॉ। ठीक है, तो रावल्स लॉ ने क्या कहा कि, फिर से एक बार बताता हूं आपको इसे समझा के, कि सपोज करो मैंने कहा कि एक वेसल लिया ए और बी का, ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर पी ए हो गया, इसका पी बी हो गया। अब मैंने कहा कि ये मैंने लिया है आपके पास, दोनों का मोलिकुलर वेट सपोज करो सेम है, ये मैंने ले लिया आपका 10 मोल। ठीक है, ए तो आपका 10 मोल हो गया, और बी है जो आपका वो हो गया 50 मोल। ठीक है, अब मैंने बोला इन दोनों में से बताओ ज्यादा प्रेशर कौन लगाएगा, ए लगाएगा प्रेशर ज्यादा या बी लगाएगा? ठीक है, देखो क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ये मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने कहा ए और बी है तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? ए और बी में से? हाँ ऋषभ, सही आंसर है। ठीक, तो ये खुद सोचना आपने। विनीत सही है, अभिषेक सही है, तो आपको खुद ही लग रहा होगा, देखो बी है, क्योंकि बी ज्यादा है, जितना ज्यादा बी होगा उतना वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, सीधी सी बात है। एक कमरे में पूरा बी भर दो और ए को थोड़ा सा रखो, तो क्या होगा? बी तो सारा प्रेशर लगाएगा, ए तो कम लगाएगा। तो यही बात किसने कही? रावल्स ने। तो वही उसके नाम से उन्होंने क्या कहा इसको? रावल्स लॉ। अब देखो मैं इस लॉ के स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, तो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ के पढ़ोगे, इसको किसी चीज से विजुलाइज करके पढ़ोगे, तो आपको क्या होगा, इसको याद नहीं करना पड़ेगा। याद तब करते हैं जब आपको कोई चीज क्या है समझ में ना आए या आपने ध्यान ना दिया हो। ध्यान दोगे पूरा 100%, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो मैं एक एक स्टेटमेंट को उठा रहा हूँ। मैंने कहा क्या? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मैंने आपको मीनिंग बताई थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट। अब कोई भी हो सकता है, ए या बी, तो मैं ए भी नहीं लिख सकता, बी भी नहीं लिख सकता, तो मैंने कहा कोई भी कंपोनेंट ले लो, ए बी कह दो या बी भी कह दो, तो उसके लिए कंपोनेंट वर्ड यूज करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि हम सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं इससे। ठीक है, सॉल्यूशन में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज directly proportional to directly proportional to proportional to its मोल फ्रैक्शन। बस, और क्या है इसमें बताओ? मैंने कौन सी लैंग्वेज अलग लिख दी या डिफरेंट लिख दी? जो चीज मैंने आपको बताया मैंने वही लिखा। देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्वांटिटी, जिसकी मोल ज्यादा होगा उसका क्या होगा? पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, यही बात उसने कही।
और ऑटोमेटिकली है। सोचो कि एक रूम है, एक रूम में एक चीज आपने यहाँ से यहाँ तक भर दी पूरी बी, और ए थोड़ा सा रखा, तो सीधी सी बात है इसका प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसका प्रेशर कम लगेगा। तो जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उसने उसे किस टर्म्स में लिखा, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो इतना क्या है, टफ बिल्कुल भी नहीं है ये, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इज कॉल्ड राल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो ये किसी को डाउट है इसमें? अब मैं इसे स्टेटमेंट में चेंज कर रहा हूं, देखो अब मैं इसका क्या बना रहा हूँ, स्टेटमेंट बना रहा हूँ। देखो अब मैं इसको फॉर्मूले के टर्म्स में रख रहा हूँ। मैंने कहा ए है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ऐसी अगर पी बी होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। बस इसको कौन सा याद रखना है, देखो यही इसी स्टेटमेंट को याद रखना है हमने। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है पी नॉट ए, ध्यान रखना। अब आप कहोगे पी नॉट ए क्या है, ये अगर पी बी के टर्म्स में आएगा तो ये हो जाएगा पी नॉट बी। ठीक है, अब पी नॉट ए क्या होता है? पी नॉट ए होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। जब वो प्योर स्टेट में था तो प्योर स्टेट में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने कहा वाटर के वेपर्स बनेंगे तो कांस्टेंट होगा वाटर। प्योर स्टेट में तो हर एक चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसीलिए हमने इसे कांस्टेंट यूज लिया है, इसको कांस्टेंट लिया हुआ है। अगर मैंने कहा पी नॉट बी, तो पी नॉट बी का मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट, दैट इज कॉल्ड पी नॉट बी। नॉट का मतलब प्योर स्टेट में। अगर मैंने कहा पी ए बताओ, तो पी ए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। बस और क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर सॉल्यूशन में ये प्रेशर लगाएगा तो पी ए हो जाएगा, अगर आपने अलग से रखा प्योर स्टेट में लगा तो पी नॉट ए हो जाएगा। और पी नॉट ए हर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पी नॉट ए की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैंने इसमें कुछ चीज मिला दिया, जैसे मैंने इम्प्योरिटी मिला दी, तो इम्प्योरिटी मिलाने के बाद क्या होगा, वेपर प्रेस बॉइलिंग पॉइंट उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप प्योर स्टेट में किसी भी चीज को रखते हो तो उसके वेपर प्रेशर या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स हो जाता है, तो इसको हमने कांस्टेंट माना हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है राल्स लॉ का, इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इतना समझ में आया सबको कि पी नॉट ए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इज इट क्लियर? यस या नो रिप्लाई करके बताना मुझे। यस तनिष्का, वेरी गुड। अब अंबिका, श्रुति, हाँ एग्जाम में गिवन होते हैं सब ये। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन होगी। जैसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो इसमें न्यूमेरिकल में क्या होता है, एक चीज मिसिंग होगा बस, बाकी सब कुछ गिवन होगा आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको पता है कि जैसे मेरे पास कोई भी फॉर्मूला, तो आपने देखा कि एक चीज उसमें से मिस कर देते हैं वो। एक चीज या तो आपको ये पूछ लेंगे, सॉरी या तो ये पूछ लेंगे या तो ये पूछ लेंगे, दो चीज गिवन होगी, एक चीज आपको पूछी जाएगी। ठीक है, जनरली प्योर स्टेट आपको गिवन होता है। ठीक है, आपको इन दोनों में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है, क्योंकि ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास। तो जितना प्रेशर आपने यूज किया है, जितना प्रेशर ए लगा रहा है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना क्या होगा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और रूल आता है, डेल्टन्स लॉ ऑफ डेल्टन्स लॉ, ये क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आपने याद होगा, आपको स्टेट ऑफ मैटर में था, तो ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन्स कहता है कि सपोज करो ये सॉल्यूशन है और जो पी ए है ये लगा रहा है 5 mm प्रेशर लगा रहा है, और पी बी लगा रहा है आपके पास 10 mm प्रेशर। तो जो टोटल सॉल्यूशन कितना प्रेशर लगा रहा है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना लगाएगा, जितना इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी 5 + 10, यानी टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का प्रेशर दैट इज सम ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर। तो इसे
कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट आपने किसी वेसल में रखे हैं तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है उसका सम करोगे, ये टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये समझ में आया आपको? P इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी में भी वैसे भी मिलेगा कि टोटल प्रेशर बताओ। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में रख के PA और PB निकालना पड़ेगा, और फिर PA PB को यहां रख के आपको टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो ये क्लियर हुआ, PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा होपफुली, मुझे लग रहा है जहां तक, या थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा कि टोटल प्रेशर जो होता है वो सम ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ। ठीक है, रिप्लाई करके बता दो यस नो, आगे बढ़ जाते हैं। विनीत ओके, अभिषेक, यामिनी, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां से लेके हमने थोड़ा सा एक और चेंज कर दो बस। अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है कि सपोज करो आप अलग अलग नहीं लिखना चाह रहे हो, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P नॉट A एक्स ए लिख सकते हैं, प्लस P नॉट B एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ रख सकते हैं। फिर आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर मैं एक्स ए को रिप्लेस करना चाहूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, इसको यहाँ रख दो। आपको सपोज करो एक्स बी ही दिया हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, P नॉट ए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब इन दोनों में एक्स बी कॉमन आ गया, तो यहाँ से कॉमन ले लो, हो जाएगा ये P नॉट ए। अब आप अगर यहाँ माइनस साइन बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा P नॉट ए माइनस P नॉट बी, और यहाँ पे लिखोगे एक्स बी। अगर यहाँ प्लस होगा तो ये चेंज हो जाएगा साइन। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आपके बुक में दिया होता है, ये वाला फॉर्मूला, तो ये लिखने की, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हो इसे। आपको पता है एक्स ए एक्स बी में रिलेशनशिप ये होती है, तो ये होती तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, फिर इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये याद करोगे भी तब भी ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, इससे पहले से भी कर सकते हो। पहले PA निकाल लो, फिर PB निकाल लो, फिर दोनों को प्लस कर दो। आप नहीं चाहते कि इसको डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये बुक में गिवन है इसीलिए आपको ये डेरिवेशन करा दिया। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जब आप टोटल प्रेशर आएगा आपके पास तो इन दोनों को सम कर सकते हो, या फिर इसको यहाँ से निकाल के इसको यहाँ से निकाल के टोटल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये समझ में आया या नहीं आया, रिप्लाई करके बताना एक बार, Y या N। सिंपल है, पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ओके, ऋषभ, तनिष्का, श्रुति, हाँ ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इसमें तो मुझे पूछ सकता है वो। लास्ट 1 मिनट है हमारे पास, 1-2 मिनट है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि ये चीज़ हो सकती है, नहीं होगी, क्या होगी, आपको याद रखना है। देखो डाल्टन्स जो आपको रूल लॉ बताया था, लॉ में जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो बस यही फॉर्मूला याद रखना है आपने। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू P नॉट यानी प्योर स्टेट में इनटू मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे PB के लिए करना पड़ेगा P नॉट B एक्स बी। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। और फिर टोटल प्रेशर क्या होगा, PA प्लस PB। बस मेन चीज ये याद रखनी है आप लोगों ने। 3 फॉर्मूला आपने याद रखने यहाँ से। कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई चीज ऐसी जो आपको नहीं आई हो तो राउल्ट लॉ के लिए ये वाला फॉर्मूला, हेनरी लॉ के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो मुझे रिप्लाई करो कि हाँ टाइम हो गया, लेकिन कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। आपको ये लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है तो भी आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं उसे प्रूव करके दिखा सकता हूँ आपको कि ऐसा पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एक्सेप्ट वन थिंग। ठीक है, और वो भी इटसेल्फ कहता है इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको याद करना है। और आपको एक चीज जो होमवर्क दिया था मैंने आपको, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन आंसर्स का,
तो कल लास्ट है, तो कल आपको किसी भी हालत में मुझे सबमिट कर देना जो सॉलिड स्टेट का मैंने दिया हुआ। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो जो मुझे मैसेज करके भेजो कि इसका आंसर फिर से बता दो, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। लेकिन ये कल का है, 6-7 दिन दे दिए थे मैंने आपको, 5 को दिया था और 11 तक लास्ट डेट थी, ठीक है। तो ये कल तक मुझे किसी भी हालत में आप इसके आंसर्स दे देना जो एनसीईआरटी के हैं शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो 2 या 3 डेज में, 3-4 डेज में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो इस संडे को सॉल्यूशन का टेस्ट होगा, ध्यान रखना, इस संडे को सॉल्यूशन का पूरा टेस्ट होगा, ठीक है। इससे बोर्ड लेवल में भी 8 मार्क्स के आसपास का वेटिंग आता है, तो इसीलिए अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए मुझे जो भी चीज़ नहीं आएगी मुझे पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लो, नहीं तो मैं मीटिंग ऑफ कर देता हूँ। हाँ, टाइम तो हो गया है, और इसमें कोई चीज़ जानना चाह रहे हैं पूछो तो यू कैन आस्क मी। और ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये होमवर्क मुझे कल तक सबमिट कर देना किसी भी हालत में, ठीक है, एट एनी रेट। और जो क्वेश्चन नहीं आता मुझे पूछने के लिए दे दो, मुझे दे दो कि इसका आंसर बता दो अगर नहीं आया आपको तो, सॉलिड स्टेट का, ठीक है। बाकी बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय। तो मैं मीटिंग को ऑफ करता हूँ यहाँ पे, बाय। हाँ ओके विनीत, मैं